तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ शायद कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करने का अंजाम ब्लैक एस्टोन के साथ क्या हुआ है, और अगर हमने उसके खिलाफ जंग लड़ी तो हमारी तंजीम ब्लैक ईगल का क्या हशर हो सकता है, और हम रेयर अर्थ या नायाब पत्थर हासिल करते करते खुद भी माजी का किस्सा बन सकते हैं। जोसेफ ने कहा, ओ वाकई ब्लैक एस्टोन हमारी तंजीम ब्लैक ईगल से ज्यादा फाल और मुनज़्ज़िम थी, लेकिन एक पहलू और भी है कि ब्लैक एस्टोन में मॉरिन डोचे और जोसेफ नहीं थे। मॉरिन ने कहा, एक काम और हो सकता है जो यकीनन ज्यादा महफूज रहेगा कि हम उनकी निगरानी करें। ये यहाँ आकर ठहरेंगे तो किसी रिहाइशगाह में ठहरेंगे या किसी होटल में, वहां उन पर बेहोशी की गैस फैलाकर बेहोश कर दिया जाए और फिर उन पर फायर खोल दिया जाए तो काम भी यकीनी होगा और नताइज भी यकीनी निकलेंगे। डोचे ने कहा, वैसे जब वो वाराणसी मागा तक घूमेंगे फिरेंगे तभी बतौर इमरान साइंसदान रेयर अर्थ या नायाब पत्थरों के बारे में चेक कर सकता है, और अगर वो उधर आते ही नहीं तो फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुखालिफत हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होगी। जोसेफ ने कहा, तो मॉरिन और डोचे दोनों चौंक पड़े। तुम कहना क्या चाहते हो? मॉरिन ने कहा, यही कि फर्ज किया कि हमने इमरान को हलाक कर दिया तो क्या उसके बाकी साथी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ खामोश रहेगा? एक सिफारतकार के मरने पर उन्होंने एक यहूदी तंजीम का तख्ता कर दिया है, तो क्या इमरान के हलाक होने पर वो खामोश बैठे रहेंगे? जोसेफ ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें वाकई सोच समझकर इकदाम करने चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे मालूम होगा कि ये कार्रवाई हमने की है? ज्यादा से ज्यादा यही समझेंगे कि इमरान ने ब्लैक एस्टोन का कत्ल आम किया तो ब्लैक एस्टोन ने इंतकामी कार्रवाई की है। मॉरिन ने कहा, तो अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, हमें क्या करना चाहिए? डोचे ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा, एयरपोर्ट चले, वहां जाकर जो समझ में आए वो कर लेंगे। मॉरिन ने कहा, नहीं, पहले चीफ से बात करते हैं, हो सकता है कि वो कोई हिदायत देते। जोसेफ ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, एक भारी सी आवाज सुनाई दी। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, वारान के होटल से। जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, क्या हुआ मिशन का? तुमने अब तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। चीफ ने कहा, तो जोसेफ ने मुख्तसर तौर पर तमाम कार्रवाई के बारे में बता दिया। हाँ, मुझे भी इत्तला मिली है कि लॉर्ड हंटर, स्कॉट और ब्लैक एस्टोन सबको उन्होंने इंतहाई सपाकी से खत्म किया है, लेकिन अब तुम हरकत में आ जाओ और उस इमरान का लाजमन खात्मा कर दो ताकि पोलैंड इत्मीनान से रेयर अर्थ निकालकर अपने मुल्क को तरक्की दे सके। चीफ ने कहा, तो जोसेफ ने मॉरिन और डोचे और अपने तबसरों के बारे में बता दिया। तुम्हें मालूम नहीं, असल बात यह है कि असल आदमी इमरान है, वो अगर हलाक हो जाए तो फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीफ ने कहा, यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। जोसेफ ने कहा, जल्दी करो वरना वो अपना काम तो मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि वो फौरी वापस पाकिस्तान चले जाएं। चीफ ने कहा, अगर ऐसा होगा चीफ तो फिर हमें तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो इमरान की यहाँ मौजूदगी की वजह से है। जोसेफ ने कहा, इस कदर अहम प्रोजेक्ट हम सिर्फ इत्तेफाक पर नहीं छोड़ सकते, और हमने पोलैंड की पूरी सरजमीन को खुसूसी तौर पर चेक कराया है। हमारे इलाके में कहीं भी रेयर अर्थ के कीमियाई अनासिर मौजूद नहीं है, और न हमारे पास इतनी दौलत है कि हम इन जर्रों को खरीद सके। इस तरह तो हम तरक्की की दौड़ में बाकी हमसाया मुल्कों से बहुत पीछे रह जाएंगे। चीफ ने तफसील से बात करते हुए कहा, यस चीफ, हुक्म की तामील होगी। जोसेफ ने जवाब दिया, और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने भी रिसीवर रख दिया। चलो, अब हमें एयरपोर्ट पर काम करना होगा, लेकिन वहां हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। अलबत्ता वो जिस जगह रिहाइश रखेंगे वहां बेहोश करने वाली गैस फायर करके इत्मीनान से न सिर्फ इमरान बल्कि उसके तमाम साथियों का भी खात्मा कर दे। इस तरह किसी को भी ये मालूम नहीं हो सकेगा कि ये तमाम कार्रवाई हमारी है। ला महला उसका जिम्मेदार ब्लैक एस्टोन को ही ठहराया जाएगा। जोसेफ ने कहा, तो मॉरिन और डोचे ने भी उसकी तस्दीक कर दी। हमें मेकअप में होना चाहिए। मॉरिन ने कहा, हाँ, ये जरूरी है ताकि किसी तरह का शक भी हम पर न आ सके। डोचे ने कहा, तो जोसेफ ने भी अजबात में सर हिला दिया, और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों कार में सवार एयरपोर्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर जोसेफ था, जबकि साइड सीट पर मॉरिन और उगबी सीट पर डोचे बैठी हुई थी। मॉरिन, तमाम मुतल्लका असला रख लिया है ना? जोसेफ ने साथ बैठी हुई मॉरिन से मुखातिब होकर कहा, हाँ, इंतहाई जोद असर बेहोश करने वाली गैस के पिस्टल्स, मुकम्मल मैगजीन के साथ मशीन पिस्टल्स, मास्क, मेकअप। मॉरिन ने जवाब देते हुए कहा, ओके। जोसेफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा,
मेरा ख्याल था कि एक दूर मार राइफल भी हमारे पास होती तो हम ज्यादा आसानी से ये मिशन यकीनी तौर पर मुकम्मल कर लेते, क्योंकि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं। करीब से उन्हें बारूद की बू भी आ सकती है। डोचे ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब है कि तुम पूरे मुल्क को बताना चाहती हो कि ये कत्ल हमने किया है, क्योंकि दूर मार राइफल का धमाका कैसा और कितना होता है मालूम तो होगा तुम्हें। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो मॉरिन हंस पड़ी। तुम हंस रही हो तो चलो ये बताओ कि मशीन पिस्टल की फायरिंग की आवाज तो सिरे से आती ही नहीं होगी। डोचे ने कहा, एयरपोर्ट आ रहा है, हमने वहां इकट्ठे नहीं रुकना, अलग अलग रहेंगे, और यहाँ चूंकि हमने कोई इकदाम नहीं करना इसलिए असला कार में ही रहेगा। जोसेफ ने कहा तो मॉरिन और डोचे दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट आ रहा है, हमने वहां इकट्ठे नहीं रुकना, अलग अलग रहेंगे, और यहाँ चूंकि हमने कोई इकदाम नहीं करना इसलिए असला कार में ही रहेगा। जोसेफ ने कहा तो मॉरिन और डोचे दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए। पार्किंग में कार रोककर वो तीनों नीचे उतरे। जोसेफ ने पार्किंग बॉय से कार्ड लिया और फिर वो तीनों अलग अलग चलते हुए पैसेंजर लॉन्ज में जाकर खड़े हो गए। तीनों ने अपने अपने तौर पर सर्किट की मदद से फ्लाइट्स की आमदोरफ्त के बारे में इत्तला देने वाले बोर्ड को देखा तो वो चौंक पड़े, क्योंकि फ्लाइट पहुंचने ही वाली थी। मॉरिन और डोचे अलहदा थी, जबकि जोसेफ दूसरी तरफ खड़ा था। फिर फ्लाइट की आमद की इत्तला दी गई और उसके साथ ही पूरे एयरपोर्ट पर गहमा गहमी में तेजी आ गई। जोसेफ वहां मौजूद था जहां से पैसेंजर रूम में दाखिल होते थे, जबकि मॉरिन और डोचे दोनों पैसेंजर लॉन्च के बैरूनी गोशे के सामने खड़ी थी। उनकी नजरें हर फर्द पर जमी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अब तक इमरान का असल चेहरा नहीं देखा था। अलबत्ता जोसेफ ने इमरान का असली चेहरा देखा हुआ था, इसलिए वो गेट के करीब खड़ा था ताकि जब इमरान और उसके साथी बाहर आए तो वो इशारा करके उन्हें बता सके कि उनमें इमरान कौन है। थोड़ी देर बाद मुसाफिरों ने पब्लिक लॉन्ज में पहुंचना शुरू कर दिया तो जोसेफ और उसके साथी अलर्ट हो गए। जोसेफ की नजरें गेट पर जैसे फिक्स होकर रह गई थी, और फिर एक ग्रुप को अंदर आते देखकर उसने हाथ उठाकर मखसूस इशारा किया तो सामने कोने में मौजूद मॉरिन और डोचे दोनों की नजरें उस ग्रुप पर जम गई। ये 6 अफराद थे, जिनमें 4 मर्द और 2 औरतें थी, और ये 6 के 6 यूरोपी थे। जोसेफ ने जिस आदमी की तरफ इशारा किया था वो सामने मौजूद था, और यकीनन इशारे के मुताबिक ये इमरान ही था। एक लम्हे के लिए जोसेफ को ख्याल आया कि यही इमरान को ढेर कर दे, लेकिन फिर उसने उसके साथियों के रद्द अमल से बचने के लिए इरादा मुलतवी कर दिया। इमरान और उसके साथी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए जोसेफ ने जेब में मौजूद स्पेशल आले को ऑन कर दिया। इस आले की मौजूदगी में कम से कम 50 मीटर के फासले पर होने वाली बातचीत न सिर्फ उसके कानों तक पहुंच जाती थी बल्कि रिकॉर्ड भी हो जाती थी। इसलिए उस आले की मौजूदगी में करीब जाकर बातें सुनने की जरूरत न रहती थी। इमरान और उसके साथी टैक्सी स्टैंड तक पहुंच चुके थे और जोसेफ वहां से कुछ फासले पर था। उससे इमरान और टैक्सी ड्राइवरों के दरमियान होने वाली बातचीत से पता चला कि इमरान ने 2 टैक्सियां एवरग्रीन टाउन के लिए बुक की है, और इमरान की अपने साथियों से बातचीत से उसे ये भी मालूम हो गया कि इमरान अपने साथियों के साथ प्रोफेसर शार्बी की बेवा से मिलना चाहता है। चुनांचे उसने उनके पीछे जाने का इसलिए फैसला कर लिया कि प्रोफेसर शार्बी की रिहाइशगाह उनके लिए आसान टारगेट साबित होगी, क्योंकि वहां किसी किस्म की मज़ाहमत या साइंसी आलात की तज़सीब का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। इमरान और उसके साथियों के जाने के बाद जोसेफ ने मॉरिन और डोचे को इशारे से पार्किंग में बुलाया और खुद भी वहां पहुंच गया। आओ चले। जोसेफ ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मॉरिन और डोचे से कहा तो मॉरिन कार की साइड सीट पर और डोचे पहले की तरह उगबी सीट पर बैठ गई। वो तो निकल गए और तुम इत्मीनान से यहाँ फिर रहे हो, उन्हें कैसे तलाश करोगे? मॉरिन ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरे पास वाइड रेंज वॉइस रिसीवर है, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो यूं कहो कि WR रिसीवर जेब में रखे फिर रहे हो। वेरी गुड। तो क्या पता चला कि कहाँ जा रहे हैं वो? मॉरिन ने पूछा। एवरग्रीन टाउन में प्रोफेसर शार्बी की बेवा से मिलने जा रहे हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मॉरिन ने कहा। मेरा ख्याल है कि उस कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए। यहाँ कोई मज़ाहमत ना होगी और हम इत्मीनान से उन्हें हलाक करके निकल जाएंगे और किसी को हमारे बारे में ख्याल तक ना आएगा, जोसेफ ने कहा। तो मॉरिन ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान और जूलिया
प्रोफेसर शार्बी के स्टडी रूम में मौजूद थे। जूलिया एक अलमारी के खुफिया खाने को खोलकर उसकी तलाशी लेने में मसरूफ थी, लेकिन वहां भी सिर्फ कागजात के अलावा कुछ न था। जबकि इमरान को अलमारी के ही उन खुफिया खानों से एक और डायरी मिली थी, जिसमें प्रोफेसर साहब ने मागा तहजीब के बारे में नोट्स लिखे हुए थे। इमरान, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ क्या हुआ? अचानक जूलिया की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। उसी लम्हे उसकी नाक में भी नामानूस सी गैस टकराई। ये कमरा बंद रहा है, इसलिए यहाँ घुटन पैदा हो गई है, इमरान ने कहा। लेकिन उसी लम्हे जूलिया वहीं फर्श पर गिर गई तो इमरान ने सांस रोक लिया। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके जहन में बगोले से नाच रहे थे, लेकिन आखिरकार वो अपने जहन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया और ऐसा जूलिया की वजह से हुआ था। अगर जूलिया स्टडी रूम में मौजूद ना होती तो इमरान, जो अपने काम में मसरूफ था, उसे संभलने का मौका न मिल सकता था और वो लाजमन बेहोश हो जाता। चंद लम्हों बाद जब उसके जहन पर पड़ने वाला दबाव कम होना शुरू हो गया तो उसने आहिस्ता से सांस लेना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह सांस लेने के काबिल हो गया। उसने हाथों में मौजूद डायरी को जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। फिर वो ड्राइंग रूम में पहुंच गया जहां उसके साथी मौजूद थे। वहां उसके दूसरे साथी बेहोशी के आलम में मौजूद थे। एक और कमरे में प्रोफेसर साहब की बेवा और उनका एक मुलाजिम दोनों बेहोश पड़े हुए थे। उसी लम्हे दूर से इमरान के कानों में हल्की सी आवाज पड़ी तो वो चौकन्ना हो गया। उसने कोट की अंदरूनी जेब से मशीन पिस्टल निकाला तो उसे एक ख्याल आ गया। उसने मशीन पिस्टल वापस जेब में रखा और फिर कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद इमरजेंसी गैस पिस्टल निकाल लिया। ये कलम की सूरत और साइज का इमरजेंसी गैस पिस्टल था और छोटे एरिया में काम करता था, लेकिन फिर बहरहाल उसकी इतनी रेंज जरूर थी कि प्रोफेसर की कोठी के रेंज में काम दिखा जाता। इमरान आगे बढ़ ही रहा था कि उसे एक मर्द और औरत की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें बाहर से आ रही थी। इमरान आगे बढ़ा और फिर वो एक बरामदे की ओट में रुक गया। सामने दो लड़कियां और एक मर्द इकट्ठे खड़े बातें कर रहे थे। चंद लम्हों बाद इमरान को मालूम हो गया कि ये तीनों उसके यानी इमरान के पीछे आए हैं और इमरान को खत्म करना उनका मिशन है। इमरान ने गैस पिस्टल का रुख उनकी तरफ करके खुद सांस रोक लिया और कलमनुमा गैस पिस्टल के आखिरी हिस्से को अंगूठे से प्रेस कर दिया। इमरान के हाथ को हल्का सा झटका लगा और एक छोटा सा कैप्सूल उन तीनों के कदमों में जा गिरा और दूसरे लम्हे वो तीनों हल्की सी आवाज में चीखते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गए। जबकि इमरान ने सांस रोक लिया था, फिर उसने कुछ देर बाद सांस लेना शुरू कर दिया। वो वापस ड्राइंग रूम में गया। वहां सिवाय जूलिया के सब साथी मौजूद थे। इमरान के पास कलम से बेहोश करने वाली गैस का एंटी उस कलम में ही मौजूद था। उसने बारी बारी कलम का रुख बेहोश पड़े अपने साथियों की नाक से लगाकर कलम को प्रेस करना शुरू कर दिया और एक एक बार ऐसा करने के बाद उसने कलम जेब में डाल लिया। चंद लम्हों बाद उसके सारे साथी एक एक करके होश में आते चले गए। ये क्या हुआ है इमरान साहब? ये हम अचानक बेहोश कैसे हो गए? तकरीबन सबने ही होश में आते हुए एक ही सवाल किया था। सफदर, तुम साथियों को लेकर बाहर बेहोश पड़े हुए 3 अफराद, एक मर्द और 2 औरतों को उठाकर अंदर ले आओ और कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों से बांध दो। मैं जूलिया को होश में लाकर यहाँ पहुंचा देता हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये तीनों कौन हैं जिन्होंने यहाँ हम पर वार किया है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो कुछ मैंने सुना है वो इतना ही है कि वो मुझे यानी इमरान को हलाक करना चाहते थे। अब ये खुद बताएंगे कि क्या मामलात है, इमरान ने कहा। वो प्रोफेसर साहब की बेगम और उनके मुलाजिमीन, उनका क्या हुआ? सफदर ने पूछा। वो बेहोश पड़े रहें। पहले हम इन तीनों से मालूमात हासिल कर ले, फिर देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, इमरान ने कहा और एक बार फिर प्रोफेसर साहब के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। उसे दरअसल ये परेशानी थी कि इन तीनों हमला आवरों के और साथी बाहर मौजूद ना हो और ज्यादा वक्त गुजर जाने पर वो अंदर हमला ना कर दे। लेकिन जूलिया को होश में लाना भी जरूरी था। उसने जूलिया की नाक की तरफ कलम का सामने का रुख किया और पिछले हिस्से को प्रेस कर दिया और फिर कलम को वापस जेब में रख लिया। चंद लम्हों बाद ही जूलिया के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। होश में आओ जूलिया, वक्त नाजुक है, इमरान ने कहा तो जूलिया की आंखें एक झटके से खुल गई। फिर वो तेजी से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है? मैं बेहोश क्यों हो गई थी? क्या हुआ है? जूलिया ने होश में आते ही बेइख्तियार पूछा तो इमरान ने उसे उन तीनों अफराद के बारे में बताया जो अंदर आ चुके थे।
और इमरान ने अपने मखसूस इमरजेंसी गैस पिस्टल से उन्हें बेहोश कर दिया था। लेकिन ये हैं कौन और क्यों आए हैं? जूलिया ने कहा, यही तो उनसे मालूम करना है कि ये प्रोफेसर साहब की वजह से यहाँ आए हैं या हमारे ताकुब में आए हैं। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे तो वहां उन तीनों हमला आवरों को कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया था। ये लोग तरबियत याफ्ता भी हो सकते हैं, इसलिए कांटे स्पेशल बांधना थी। इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, मैंने गार्निश कांटे लगा दी हैं। सफदर ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। अब तुम कैप्टन शकील को साथ लेकर उगबी तरफ से बाहर जाओ, जहां से ये लोग अंदर दाखिल हुए हैं, और चेक करो कि इनके साथी तो बाहर नहीं है। खास तौर पर पार्किंग चेक करो, मैं इनसे पूछगुछ करता हूँ। इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चले गए। तनवीर, तुम सालिहा के साथ इस अंदाज में ड्यूटी दो कि बाहर से अगर कोई हमला हो तो तुम उसे बरवक्त संभाल सको। इमरान ने कहा, ठीक है, आओ सालिहा। तनवीर ने कहा और फिर वो भी सालिहा के साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने उठकर उस मर्द की नाक और मुंह पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया तो चंद लम्हों बाद ही उस मर्द के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। तो इमरान ने हाथ हटाया और पीछे हट गया। अब इसके साथियों को तुम होश में ले आओ। इमरान ने जूलिया से कहा, क्या जरूरत है इन्हें होश में लाने की? ये इनका मर्द साथी ही सब कुछ बता देगा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बाज़ औकात ख्वातीन मुंह से ऐसे अल्फाज न चाहते हुए भी निकाल देती हैं जिनसे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खौमाखा ख्वातीन पर इल्जाम लगा रहे हो। जूलिया ने गुस्सैले लहजे में कहा, लेकिन साथ ही वो उठी और उसने पहले एक लड़की और फिर दूसरी लड़की का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद किया और फिर हरकत के आसार नमूदार होने पर उसने हाथ हटाए और वापस आकर इमरान के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। इमरान की नजरें मर्द के चेहरे पर जमी हुई थी। वो इस तरह गौर से उस मर्द को देख रहा था जैसे आज से पहले उसने इंसान को ना देखा हो। लेकिन साथ बैठी जूलिया समझ गई थी कि इमरान उस मर्द के जहन में मौजूद तमाम मामलात, ख्यालात और वाकयात ITE की मदद से मालूम कर रहा है। शायद इसलिए वो ऐसा कर रहा था कि वक्त कम से कम खर्च हो। इधर मर्द की नजरें भी अब सामने बैठे हुए इमरान पर जमी हुई थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ना इमरान की पलकें झपक रही थी और ना ही उस बंधे हुए मर्द की। और फिर जैसे ही वो दोनों औरतें जो उस मर्द की साथी थी और कुर्सियों पर बंधी हुई बैठी थी होश में आई तो इमरान ने एक झटके से अपना चेहरा मोड़ा और फिर चंद लम्हों बाद वो उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ जूलिया, इमरान ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जोसेफ अपनी साथियों मॉरिन और डोचे के साथ इमरान के ताकुब में एवरग्रीन टाउन पहुंच गया। उसे हैरत इस बात की थी कि ये कोठी माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शार्बी की थी। उस माहिर आसार कदीमा को लोसानिया हुकूमत के तहत ब्लैक एस्टोन के सुपर एजेंटों ने हलाक किया था। उनकी हलाकत उस तशद्दुद के बास हुई थी जो खजाने का पता मालूम करने के लिए ऑस्कर और डेमी ने प्रोफेसर शार्बी पर किया था। लेकिन उन्हें खजाने का इल्म ना हो सका और प्रोफेसर शार्बी भी हलाक हो गया। तो फिर यह काम ब्लैक एस्टोन ने पाकिस्तानी सिफारतकार के साथ दोहराया और वहां भी यही नतीजा निकला कि सिफारतकार तशद्दुद की बिना पर हलाक हो गया। उसका इंतकाम लेने के लिए इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लोसानिया पहुंची और उसने वहां पहले ब्लैक एस्टोन के सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी को हलाक किया। फिर उनके चीफ स्कॉट और उसके हेडक्वार्टर समेत सुपर चीफ लॉर्ड हंटर और उसके साथियों को हलाक कर दिया गया। और अब इमरान और उसके साथी पोलैंड पहुंचकर एयरपोर्ट से सीधे प्रोफेसर शार्बी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए थे और उनका ताकुब पोलैंड की एजेंसी ब्लैक ईगल के सुपर ग्रुप जोसेफ मोरिन और डोचे ने किया। उनका इमरान को फौरी हलाक करने का इरादा था। उनके चीफ के मुताबिक पोलैंड हुकूमत दरअसल खुफिया तौर पर आयरलैंड की कीमती कीमियाई धाती अनासिर चुराने की कोशिश कर रही है और इमरान वहां चक्कर लगाता तो लामहला साइंसदान होने की वजह से उसे मालूम हो जाता और फिर आयरलैंड पोलैंड के दरमियान ताल्लुकात को शदीद ज़र्ब पहुंचती। इसलिए वो इमरान का वहां जाने से पहले खात्मा करना चाहते थे। ये कोठी प्रोफेसर शार्बी की थी, इसलिए जोसेफ समझता था कि यहाँ ना कोई बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड होगा और ना ही कोई साइंसी आलात नस्ब होंगे। इसलिए उसने फौरी तौर पर अंदर गैस फायर करके अंदर मौजूद तमाम अफराद को पहले बेहोश करने और फिर उन्हें हलाक करने का प्लान बनाया। चुनांचे उसने कार की फ्रंट सीट के नीचे मौजूद बॉक्स खोलकर उसमें से जूद असर बेहोश करने वाली गैस का पिस्टल निकाला और उसे जेब में रखकर
उसने एक मशीन पिस्टल भी उठाकर जेब में डाल लिया। उसके साथ ही बॉक्स से उसने मास्क मेकअप निकाले। वो इस तमाम कार्रवाई के दौरान अपने असल चेहरे सामने ना लाना चाहते थे, इसलिए उन तीनों ने मास्क मेकअप किए। अब उनके चेहरों के नकोश और बालों के रंग और अंदाज भी तब्दील हो गए थे। फिर वो तीनों पार्किंग से निकलकर साइड रोड पर आ गए। उन्होंने पहले चेक कर लिया था कि उगबी तरफ से आसानी से अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। फिर ऐसा ही हुआ कि जोसेफ ने गैस पिस्टल निकालकर उसका रुख प्रोफेसर शार्बी की कोठी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। पिस्टल में से एक नीले रंग का कैप्सूल निकलकर दीवार के पीछे गायब हो गया, तो जोसेफ ने दूसरा कैप्सूल फायर कर दिया और फिर गैस पिस्टल को वापस जेब में डालकर वो एक एक करके उगबी दीवार के करीब मौजूद कूड़ा क्रिकेट के ड्रमों पर चढ़कर कोठी के अंदर कूद गए। उगबी दीवार ज्यादा ऊंची न थी, इसलिए उन्हें अंदर उतरने में कोई मुश्किल पेश न आई थी। फिर वो तीनों साइडों से होते हुए फ्रंट की तरफ पहुंच गए। कोठी पर खामोशी तारी थी। इसका मतलब है कि सब बेहोश हो गए हैं। इमरान को तलाश करो ताकि उसका फौरी खात्मा किया जा सके, जोसेफ ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि इस कोठी में सिवाय मॉरिन और डोचे के कोई सुनने वाला ही ना था। लेकिन इससे पहले कि वो इमारत तक पहुंचते, अचानक जोसेफ का जहन किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमना शुरू हो गया। उसके कानों में मॉरिन और डोचे की आवाजें भी पड़ी, लेकिन फिर खामोशी तारी हो गई और जोसेफ का घूमता हुआ जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। लेकिन फिर जिस तरह गुप्त अंधेरे में बिजली की लहर चमकती है, उस तरह जोसेफ के जहन में भी धमाका हुआ और रोशनी की लहरें दिमाग में फैलने लग गई। कुछ देर बाद जोसेफ का शऊर जागा तो उसने हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखा। ये एक कमरा था जो ड्राइंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। उसने दाएं बाएं देखा तो एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि उसकी बाएं साइड पर मॉरिन और उसके आगे डोचे रस्सियों से बंधी हुई बैठी थी। जोसेफ के जहन में ये देखकर धमाके से होने लगे थे